And that is why, ladies and gentlemen, it is not only our right but our duty to rule India. Without us, they will return to savagery, looting and killing one another. John, great to see you. Very much. You look perfect. Mr. Doyle! ओके स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज मैं एक महान क्रांतिकारी के जीवन के विषय में बताता हूँ। वो क्रांतिकारी है उधम सिंह, जिनका जन्म 26 दिसंबर 1899 में हुआ था और टेक्निकली वो उनकी 124th जन्म दिवस है और डेट ऑफ बर्थ है। देखिए, ऐसे कुछ व्यक्तित्वों को याद करने पर यही लगता है कि कौन सी ऐसी प्रेरणा रही होगी, कौन से ऐसे रोमांटिसिज्म रहे होंगे, कौन से ऐसे डेडिकेशन रहे होंगे कि जिन्होंने इस राष्ट्र के लिए अपने जीवन को पूरी तरह कुर्बान कर दिया और वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गए। अब देखिए, हम एक भगत सिंह को जानते हैं, एक महान क्रांतिकारी। इतिहास में कितने भगत सिंह हुए हैं आप देखेंगे तो सचिन सान्याल, मदन लाल धिंगरा, उधम सिंह। अब चलिए, आज मैं उधम सिंह की कहानी बताते हुए W.B. येट्स एक इंग्लिश पोएट है, उसकी दो पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि ऑल दैट चेंज ऑल ऑफ ए सडन इनटू व्हाट वाज ग्लोरियस एंड येट टेरिबल, अ टेरिबल ब्यूटी इज बॉर्न। मतलब एक भयानक सुंदरता का दर्शन हुआ। भयानक इसलिए कि यहां पर उनको पिस्टल उठाना पड़ा, किसी की हत्या करनी पड़ी, तो भयानक कदम था। उस भयानक कदम में बहुत बड़ी सुंदरता थी। देखिए, कई बार क्या होता है, जो यह क्रोध समाज के लिए उपयोगी होता है। क्रोध होना आवश्यक है, क्रोध को रोकना समाज को हानि पहुंचाती है। ऐसा ही क्रोध ऋषि वाल्मीकि ने किया था। जब एक बहेलिये ने क्रौंच पक्षी का वध किया था तो ऋषि वाल्मीकि के मुख से अचानक एक कविता निकल पड़ी थी कि ए बहेलिये, तुम्हें जरूर नरक मिलेगा क्योंकि तुमने विहार करते हुए क्रौंच पक्षी के जोड़े का वध किया है। वैसा ही क्रोध उधम सिंह ने दिखाया। मात्र आप समझ सकते हैं कि जब वह क्या उम्र रही होगी उधम सिंह की, जब 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार हुआ था। मात्र 20 वर्ष की अवस्था थी। दुर्भाग्यजनक बचपना ऐसा रहा था कि जब वो 3 वर्ष की अवस्था में थे तो उनकी माता गुजर गई और 5 वर्ष की अवस्था में पिता। फिर अनाथालय में पले। एक भाई था, उसने भी साथ छोड़ दिया क्योंकि उसको निमोनिया हो गया। 17 वर्ष की अवस्था में आर्मी का भी उन्होंने एक्सपीरियंस लिया। फिर जब वहाँ से लौट कर आए तो उन्हें जालियांवाला बाग नरसंहार की सूचना मिली। कई लोग कहते हैं उन्होंने आंखों देखा, उनका अनुभव है। कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि नहीं, आंखों से देखा तो नहीं, लेकिन घटना होने के बाद उस घटना स्थल पर पहुंचे, तब लोगों को मरते हुए अपनी आंखों से देखा। कुछ लोगों को पानी पिलाया, जिलाने की भी कोशिश की और उस घटना ने उनको बहुत हिला कर रख दिया। और उससे भी हिलाने वाली बात यह थी कि उन्होंने महसूस किया उसी पंजाब में कुछ एक ऐसे सिख भी थे जो ब्रिटिश का समर्थन कर रहे थे और कहीं ना कहीं उन्होंने एक घटना बताई है। सचिन सान्याल ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि अकाल तख्त में कहीं ना कहीं सम्मानित भी किया गया था माइकल ओडायर को, जो पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था। इस बात से उन्हें बहुत पीड़ा हुई उधम सिंह को कि आखिर लोग ऐसे जालिम का स्वागत कैसे कर सकते हैं। अब वह सबसे पहले स्वर्ण मंदिर गए। स्वर्ण मंदिर के तालाब में उन्होंने स्नान किया। वहीं उन्होंने शपथ ली कि मैं इस घटना का बदला लूंगा और ऐसे क्रूर हत्यारे को जान से मार दूंगा। वह क्रोध था, लेकिन बहुत ही पवित्र क्रोध था। और आपको आश्चर्य होगा कि इसके लिए उन्होंने 2 दशकों तक प्रतीक्षा की। क्या डिटर्मिनेशन था कि 2 दशकों तक प्रतीक्षा की। वह पहले कुछ समय के लिए कारपेंटर के रूप में युगांडा निकल गए, अफ्रीका की यात्रा की। फिर उन्होंने अमेरिका, मैक्सिको,
इन देशों की यात्रा करते हुए यूरोप पहुंचे। जब वो पंजाब में थे तो लाहौर के विश्वविद्यालय में गए तो अपने आदर्श पुरुष से उनकी मुलाकात हुई, और वह आदर्श पुरुष थे भगत सिंह। उस समय वह एक युवा नेता थे, और उनके एक दूसरे और महान आदर्श पुरुष थे लाला लाजपत राय, जिनके व्यक्तित्व से उधम सिंह बहुत ही प्रभावित थे। जब वह यूरोप की यात्रा पर निकले तो वहाँ उनकी मुलाकात, उन्हें दर्शन हुए एक महान क्रांतिकारी राजा महेंद्र प्रताप से। उनका स्पीच भी सुनने का अवसर मिला, और वहीं पर बहुत सारे एक गदर आंदोलन हुआ था, आपने नाम सुना होगा, और यूरोप से लेकर अमेरिका तक गदराइट्स फैले हुए थे, और उन गदराइट्स के संपर्क में भी आए। वो गुरुद्वारे से भी वो जुड़े रहे यूरोप में, लेकिन गुरुद्वारे के जो प्रबंधन है उनके लिए वो चिंता का कारण रहे, क्योंकि उनके मुख से निकलती हुई क्रांतिकारी वाणियों ने उन गुरुद्वारे प्रबंधक को हिलाकर रख दिया जो ब्रिटिश समर्थक थे। फिर वहाँ से वो लौट कर आते हैं तो उनके जीवन की एक घटना होती है कि वह जब भारत लौटकर आते हैं तो 1920 के दशक में, तो उस समय वो अमेरिका की यात्रा से लौटे थे। वहाँ पर तो हथियार रखने की इजाज़त थी, हथियार रखना गुनाह नहीं था। तो वहाँ से उन्होंने 2 रिवॉल्वर और एक ऑटोमेटिक पिस्टल ले लिया था। लेकिन इंडिया में तो हथियार के लिए लाइसेंसिंग थी, यहाँ तो उसकी अनुमति नहीं थी। जब यहाँ लेकर आए तो आर्म्स एक्ट में फंस गए। 5 वर्षों की सश्रम कारावास उन्हें सुनाई गई, वो जेल चले गए। जब वो जेल में ही थे तो भगत सिंह को फांसी हुई। वो घटना सुनकर वो और भी द्रवित हुए, उन्हें बहुत दुख हुआ अपने महान नेता को खोने के बाद। जब जेल से निकल कर आए तब उन्होंने नकली पासपोर्ट बनाया। मैं आपको बताऊं कि जीवन में उनके कई नाम थे। उनका बचपन का नाम तो शेर सिंह था, फिर उनका नाम हुआ उदय सिंह के नाम से जाने जाते थे। और जब वो गिरफ्तार हुए थे, जब वो अमेरिका से आए, उनके हथियार जब बरामद हुए और सश्रम कारावास की सजा हुई थी, उस समय भी उनका नाम शेर सिंह के नाम से ही गिरफ्तार हुए थे। तो अब उन्होंने एक पासपोर्ट बनवाया उधम सिंह के नाम से। यह नया नाम था उनके लिए। उदय सिंह की जगह उन्होंने अपने को उधम सिंह कहना शुरू किया। उस पासपोर्ट के सहारे यहाँ से यूरोप चले गए। यूरोप से वो लंदन पहुंच गए, और लंदन पहुंचकर वो प्रतीक्षा करने लगे। वह उस घटना को भूल नहीं पा रहे थे, वह शपथ को भूल नहीं पा रहे थे जो उन्होंने स्वर्ण मंदिर में लिया था, और वह था उस जालियांवाला बाग नरसंहार को अंजाम देने वाले उस अत्याचारी का अंत करना। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपने जनरल डायर का नाम सुना है, लेकिन इतिहास में 2 डायर हैं और दोनों समकालीन हैं। संयोग कैसा है कि पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर है, और जो सैनिक अधिकारी, जो मिलिट्री ऑफिसर था जिसने इस घटना को अंजाम दिया, उसका नाम रेगिनाल्ड रेक्स डायर था। अब माइकल ओ डायर पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसी के आदेश से मार्शल लॉ लगा, उसी की अनुमति से रेगिनाल्ड रेक्स डायर ने वो कदम उठाया। लेकिन निर्दोष लोगों को गाजर मूली की तरह मारने का काम रेगिनाल्ड रेक्स डायर ने किया। तो पहले तो उधम सिंह ने रेगिनाल्ड रेक्स डायर को ही अपना निशाना बनाया था कि हम रेगिनाल्ड रेक्स डायर को रास्ते से हटाएंगे। लेकिन जब वो लंदन पहुंचे तब तक तो घटना 1940 तक आ चुका था। तो 1940 तक रेगिनाल्ड रेक्स डायर मर चुका था। अब माइकल ओ डायर बचा हुआ था, तो उन्होंने सोचा कि माइकल ओ डायर को ही निशाना बनाऊंगा। रिटायरमेंट की जिंदगी जी रहा था। माइकल ओ डायर को घर पर मारना उनके लिए बहुत आसान होता, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं इसे घर पर नहीं मारूंगा। घर पर अगर मारूंगा तो एक व्यक्तिगत प्रतिशोध होगा। इसने पूरे भारतीय राष्ट्र के साथ इसने दगा किया है, उसको इसने पीड़ा दी है, इसको ऐसे पब्लिक प्लेस पर मारूंगा कि पूरी दुनिया उसको देखेगी। और इसी को ध्यान में कर वो इंतजार करने लगे। आखिरकार उन्हें वो अवसर मिल ही गया, और वह अवसर था कि कैक्सटन हॉल में 1940 में एक मीटिंग होने वाली थी। यह गंतव्य स्थान पर पहले ही पहुंच गए, और पहुंचकर अपना एक अब कह सकते हो कि एक व्यापारी के वेश में सूट और नेकटाई पहनकर वहां पहुंच गए और वहां प्रतीक्षा करने लगे। और संयोग से माइकल ओ डायर तो वहां मौजूद हो ही गए, और बोनस के रूप में उनको एक और व्यक्ति मिल गया, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे। वो थे जेटलैंड, जो उस समय इंडिया के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, भारत सचिव थे। तो अब उनके पास रिवॉल्वर था,
उसमें 6 गोलियां भरी हुई थी, वो पूरी तरह से तैयार थे। जिसी समय माइकल ओ डायर खड़े हुए और माइकल ओ डायर खड़ा होकर लेक्चर देना शुरू किया और उसने, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो उसने इस बात पर काफ़ी खुशी जाहिर की कि मुसलमान ब्रिटिश के साथ हैं। बस इसी बीच मौके देकर उधम सिंह ने 2 गोलियां उनकी छाती पर मारी। माइकल ओ डायर वहीं ढेर हो गया और वहीं इमीडिएटली उसका डेथ हो गया। फिर उसने जेट लैंड को 2 गोलियां चलाई, लेकिन जेट लैंड फॉर्चुनेट निकला, वो चेयर से गिर गया, उसे बस खरोंच भर आई, उसे गोली लग नहीं सकी, वो बच गया। फिर 2 गोलियां उन्होंने इधर उधर दूसरे ब्रिटिश पर चलाई, तो एक के हाथ जख्मी हो गए और दूसरा को थाई में, जांग में उसको इंजरी हो गई। इस तरह से तब तक उसको दबोच लिया लोगों ने। उसके पास और भी गोलियां थी, अगर चाहता तो उसको फिल कर सकता था, फिल करने का अवसर नहीं मिला, लोगों ने ही दबोच लिया। फिर घटनास्थल पर पुलिस आ गई और उसके बाद जब उसे ले जाया जा रहा था पुलिस के द्वारा, तो लोगों ने महसूस किया कि उधम सिंह मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके उस लाइफ का मिशन पूरा हो चुका था। 2 दशक पहले वो शपथ उसने ली थी उधम सिंह ने, वो पूरा हो गया था, वो शपथ पूरी हो गई थी। इसलिए उधम सिंह के लिए वास्तव में ये बहुत हर्ष की बात थी, उसके लाइफ का मिशन पूरा हुआ था। आप जानते हैं, स्कॉटलैंड यार्ड लंदन की बहुत ही सक्षम पुलिस मानी जाती है। स्कॉटलैंड यार्ड ने उससे पूछताछ शुरू की उधम सिंह से, और जब उधम सिंह से नाम पूछा तो उसने अपना क्या नाम बताया, अपना नाम बताया राम मोहम्मद सिंह आजाद। अब राम मोहम्मद सिंह आजाद क्यों? राम मर्यादा पुरुषोत्तम नाम, मोहम्मद पैगंबर मोहम्मद। वो 1940 का वक्त था जब पाकिस्तान की मांग जोरों पर थी, हिंदू मुस्लिम तनाव था और पूरे देश का सांप्रदायिक माहौल था। उसमें राम मोहम्मद सिंह आज़ाद कह के उधम सिंह ने एक तरह से हिंदू मुस्लिम एकता को सिंबलाइज करने की कोशिश की। यही उस महान व्यक्तित्व की कहानी। अंत में उन्हें लंदन में ही फांसी पर लटका दिया गया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आखिर यह देश उनके इस उपकार को नहीं भूला। 1974 में उनकी अस्थियां लंदन से लाई गई, उनका अवशेष लंदन से लाया गया एक कलश में रखकर। और जानते हो कलश को कहाँ रखा गया? जालियांवाला बाग में कुछ समय के लिए कलश को रखा गया उनकी याद में, ताकि अभी भी उनकी आत्मा ठंडी हो कि उन्होंने अपने जीवन का मकसद पूरा किया। तो ये था उधम सिंह की कहानी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के महान क्रांतिकारी से आप प्रभावित हुए होंगे।